Good morning all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। मैं आप सभी का एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो बहुत इम्पोर्टेंट की फीचर होता है वो होता है mRNA का कैपिंग। आपको जैसा पता होगा कि mRNA के प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में mRNA का कैपिंग भी होता है और टेलिंग भी होता है। आपके सिलेबस में दोनों दिया गया है, कैपिंग भी है, टेलिंग भी है। तो एक एक करके हम लोग दोनों टॉपिक को डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं mRNA में कैपिंग कैसे होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में रेयरली कैपिंग का फिनोमिना परफॉर्म किया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये एक रेगुलर फीचर है। रेगुलर फीचर मतलब यूजुअली और डेफिनेटली द कैपिंग इज वेरी एसेंशियल इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक mRNA। पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि कैपिंग होने के बाद कैपिंग के लिए जो अनदर इंपॉर्टेंट चीज रहता है, ये जो प्रोसेस है, कैपिंग का जो प्रोसेस है, ये साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? जैसे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साइमल्टेनियसली आपके कैपिंग का प्रोसेस या कैपिंग होना भी शुरू हो जाता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो कैपिंग का भी जो प्रोसेस रहेगा वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होगा। मींस इट इज एक्सक्लूसिवली अ न्यूक्लियर फिनोमिना। तो इन कुछ बातों के साथ हम डायरेक्ट आते हैं mRNA के कैपिंग पे। बेसिकली कैपिंग जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखते हैं कि हाउ दिस कैपिंग इज डन, कैसे ये कैप फॉर्मेशन होता है mRNA पे। तो सबसे पहला, फॉर एग्जांपल वी हैव 3 फॉस्फेट, 1 2 3 फॉस्फेट इज हियर, you have N1P and here you have N2. Okay, so this is your 5 prime end. Okay, so 5 prime end and this is your nucleotide sequence. The mRNA is there here, and here we are having 3 different phosphate: phosphate 1, phosphate 2, phosphate 3. Let us number them. The phosphate which is very close to this and it is alpha, then this one it is beta, and again this one which is called as gamma. So 3 phosphate are attached with this N moiety: alpha phosphate, beta phosphate and gamma phosphate. The first reaction which covers up in this process, that is called by phosphohydrolase. फॉस्फोहाइड्रोलेज का सबसे पहले एक्शन हुआ फॉस्फोहाइड्रोलेज। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस करेगा। और कौन से फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस करेगा? गामा फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस करेगा। मतलब ये वाले बॉन्ड को क्लीव करेगा। ओके, अब ये वाला बॉन्ड अगर क्लीव होता है तो एक फॉस्फेट हट जाएगा, सिर्फ 2 फॉस्फेट यहां बच जाएगा। कौन कौन सा फॉस्फेट? बीटा फॉस्फेट और अल्फा फॉस्फेट। इसके साथ N1 है, फॉस्फेट है, और ये आपका क्या है? N2। तो 2 फॉस्फेट आपका बच गया। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा फॉस्फेट एंड दिस इज कॉल्ड एज योर बीटा फॉस्फेट। नाउ ये 2 फॉस्फेट बचने के बाद अब क्यों यही वाले फॉस्फेट को अटैक किया? ये फॉस्फेट को भी अटैक कर सकता था, क्योंकि द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज मच हायर एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। इसमें ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, इसमें कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। इट इज फ्री फ्लैंकिंग ऑन द आउटर साइड and much comparatively this enzyme is also specific for breakage of this gamma phosphate as compared to other bonds. इसीलिए अटैकिंग जो है यहाँ पर होता है और यहाँ पर अटैक करके ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्वानिल ट्रांसफेरेज। ग्वानिल ट्रांसफेरेज के उपस्थिति में the GTP will be converted into 2 inorganic phosphate. GTP में आप देखेंगे तो इसमें ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट आर देयर, 2 फॉस्फेट विल बी एलिमिनेटेड, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 1 फॉस्फेट। अब वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहां पर जाके अटैक करेगा? इस फॉस्फेट में अटैक करेगा और फिर से इसको ट्राइफॉस्फेट बना देगा। 2 फॉस्फेट पहले से था, एक फॉस्फेट फिर से अटैक किया एंड इट विल फॉर्म द ट्राइफॉस्फेट। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। ट्राइफॉस्फेट लिंकेज जो कि किस तरफ होगा? 5 प्राइम एंड में होगा। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट लिंकेज का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन हुआ। ट्राइफॉस्फेट लिंकेज होने के बाद यहाँ एक और स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं एडोमेट। एडो HCY के प्रेजेंस में इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्वेनिल 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज। ग्वेनिल 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो इसमें क्या होगा, ग्वेनिल मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्वेनिल था 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, ट्राइफॉस्फेट है, और ट्राइफॉस्फेट के बाद आपका N1 है, फॉस्फेट है, और ये आपका ओके। तो ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर जो ग्वेनिल मिथाइल और फॉस्फेट का जो यहाँ पर एडिशन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैप फॉर्मेशन। और ये कैप फॉर्मेशन जो है पूरा का पूरा mRNA को स्टेबलाइज करता है। अब सवाल आता है कि कैप फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्यों और क्या होता है, या क्यों कैप का जरूरत है, क्यों हम कैप फॉर्मेशन करते हैं, या क्यों कैप फॉर्मेशन होता है mRNA। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कैप फॉर्मेशन से एक तो सबसे पहले mRNA जो भी बना हुआ है उसको स्टेबिलिटी प्रदान किया जाता है। सो द कैप फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द mRNA स्टेबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात, mRNA में जो कैपिंग होगा तो कैपिंग के फलस्वरूप एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, बिकॉज इट हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। आपको पता है यहाँ mRNA बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का फिनोमिना होने वाला है। तो ट्रांसलेशन के फिनोमिना को बूस्टअप करने के लिए, उसको ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए, उसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, या बहुत एफिशिएंट बनाने के लिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द mRNA शुड बी कैप्ड एंड टेल्ड। तो यहाँ तो फिलहाल हम कैपिंग का फिनोमिना देख रहे हैं, इसीलिए भी कैपिंग का इंपॉर्टेंस होता है, और इसलिए भी mRNA को कैप किया जाता है ताकि उसका जो 5 प्राइम एंड है वो प्रोटेक्टेड रहे और कहीं और दूसरे कंटेंट के साथ वो डैमेज ना हो सके, और इजीली अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर ट्रांसलेशन के भी एफिशिएंसी को होल्ड ऑन करें और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। सो दिस इज ऑल द डिफरेंट मॉलिक्यूलर इवेंट्स which are responsible for the formation of 5 prime cap in the mRNA, which is commonly called as capping reaction of mRNA. I hope you understand this lecture. Thank you so much for your kind attention. Thank you.